चंदा सुबह सुबह खाना बना रही होती है। तभी चंदा की सास सुजाता चंदा से कहती है, अरे बहू, किसके लिए खाना बनाने में लगी है? खाने वाले तो काम पर जा चुके हैं। तुझे कितनी बार कहा है समय पे उठाकर, ताकि खाना पीना बन जाए, लेकिन तू तो मेरी सुनती ही नहीं है। माँ जी, उन्होंने रात में मुझे कहा था कि वो लेट जाएंगे तो मैं भी लेट उठी हूँ। कोई बात नहीं माँ जी, मैं उन्हें खाना बनाकर खेत में पहुँचा आऊंगी। ठीक है, सुबह जल्दी जल्दी उठ जाया कर, ताकि मेरा बेटा भूखा न जाए। जी माँ जी, मैं कल से समय पर उठ जाया करूँगी। अब चंदा खाना बनाने के बाद ही खाना पैक करके अपने पति को देने खेत पहुंच जाती है, जहां वो देखती है कि उसके पति को मुखिया खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। मेरे काम चोर कहीं के, कितनी बार कहे तुझे समय से काम पे आया कर, पूरे 5 मिनट लेट आया है तू। तुझे पता हो या ना हो, लेकिन मेरी बात ध्यान रखियो, मैं हमेशा अपने इरादों का उसूलों का पक्का हूँ। मुझे समय पे मेरे मजदूर खेत के अंदर चाहिए, मतलब अंदर चाहिए। मालिक, आगे से ध्यान रखूंगा, आप जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा। अरे देखो तो, इसकी पत्नी खाना लेकर आई है, अब ये खाना खाएगा। अरे हो, मेरी बात ध्यान से सुन, जब तक आधे से ज्यादा खेत में तू बीज नहीं बोएगा ना, खाने को हाथ मत लगाइयो। ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। इतना कहने के बाद ही मुखिया वहाँ से चला जाता है और चंदा बड़े ही प्यार से अपने पति की तरफ देखकर कहती है, सुबह सुबह बिना खाना खाए आ गए। आपको पता भी है माँ जी ने मुझे कितना सुनाया है, और आप है कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। कल से आप बिना खाना खाए कहीं नहीं जाओगे घर से। अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहोगी ना वैसा ही करूंगा। अब मेरे सर पे क्यों खड़ी हो? जाओ ना, खाना रखो और जाओ। नहीं जा रही मैं यहाँ से, आपको खाना खिलाए बिना। अभी तुमने सुना नहीं मुखिया जी ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि खाने को मैं तब तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक पूरा काम ना कर दूं। अरे, आपको काम करने से रोक भी कौन रहा है? मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, आप काम कीजिए। ठीक है, तो मैं अपना काम करता हूँ और तुम मुझे खाना खिलाओ। एक तुम ही हो जो मेरा कितना ध्यान रखती हो। अब चंदा हरिया को खाना खिलाने के बाद घर आ जाती है और उसके दिमाग में मुखिया की बातें घूमती रहती हैं। अब चंदा को परेशान देखकर चंदा की सास सुजाता चंदा से कहती है, बहू क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? जब से तू खेत में हरिया को खाना देकर आई है, तब से ही देख रही हूँ, तू उदास सी लग रही है। कुछ नहीं माँ जी, बस जब मैं खेत गई थी तो मुखिया जी उन्हें खरी खोटी सुना रहे थे और मुझे देख कहा कि काम होने तक खाना नहीं खाएगा तू। अरे वो मुखिया नहीं, शैतान है शैतान। वो अपने खेतों में काम करने वाले लोगों की इज्जत नहीं करता। खैर, इन सब बातों का क्या ही फायदा, तू तो जानती है मुखिया के खेत में अगर गांव वाले काम नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या? दोनों सास बहू बातें कर ही रहे होते हैं, तभी सुजाता की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो आते ही सुजाता से कहती है, अरे सुजाता, सुन ना, बाजार चलेगी क्या मेरे साथ? वो होली आ रही है, थोड़ा बहुत होली का सामान लाना है। सोच रही हूँ थोड़ा बहुत रंग गुलाल बेचकर होली के लिए पैसे इकट्ठे कर लूँ। ये तो तूने अच्छा सोचा। चल ठीक है, शाम को मिलते हैं। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत काम है, शाम में मिलते हैं। और हाँ, मैं जो कहने आई थी वो तो भूल ही गई। अरे सुजाता, तेरी बहू को मालपुआ बनाने आते हैं ना? इस होली ना मेरी बहू जा रही है अपने मायके, तो मालपुआ भिजवा दियो अपनी बहू के हाथों का। मुझे बहुत पसंद है तेरी बहू के हाथों का मालपुआ। विमला के जाने के बाद ही सुजाता अपनी बहू चंदा से कहती है, हर साल होली में ये रंग गुलाल पिचकारी की दुकान लगती है और उससे ही इतना पैसा तो निकल ही आता है कि होली का खर्चा आराम से निकल जाए, इसका और इसके परिवार का। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे माँ जी, क्या मैं भी होली में छोटी सी दुकान लगा सकती हूँ, ताकि हमारा भी कुछ खर्चा निकल जाए? अरे बहू, ये तो क्या कह रही है? हम विमला से कंपटीशन कैसे कर सकते हैं? उसे बुरा लग सकता है, आखिर है तो वो हमारी पड़ोसन ही ना। लेकिन माँ जी, मैं तो रंग गुलाल नहीं बल्कि मालपुए की दुकान लगाना चाहती हूँ। ये तो क्या कह रही है? अरे नहीं नहीं बहू, मालपुआ यहाँ कोई नहीं जानता होगा। ये तू कैसी बातें कर रही है? माँ जी, तभी तो लोग खरीद कर खाएंगे। मुझे तो मालपुआ भी अच्छा बनाना आता है, और ऐसे स्वाद वाले मालपुए बनाऊंगी ना कि बस खाने वाले कहेंगे कि वाह क्या स्वाद है। देख ले बहू, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तेरा मालपुआ यहाँ बिक पाएगा। चंदा अब इस बात पर रात भर सोचती है कि आखिर वो क्या करे जिससे उसके होली के लिए पैसे निकल जाए। और बहुत सोचने के बाद ही चंदा ने जो कुछ पैसे बचा कर रखे थे, उससे वो गांव में ही एक मालपुए की दुकान लगाती है। ये क्या बेच रही है सुजाता की बहू? होली के मौके पर आप सबका मनपसंद मालपुआ। ये क्या, सुजाता ने अपनी बहू से जानबूझकर दुकान खुलवाई है?
अरे विमला काकी, आइए आइए, बताइए कितना मालपुआ दूं? अरे वो सब छोड़ और तू ये बता, जिस जगह दुकान लगाने की मैंने सोची और सुजाता को भी बताया, और उसी जगह तू मालपुए की दुकान खोलकर बैठ गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ दुकान लगाने वाली हैं। अरे तेरी सास को पता था, मैं सब समझ रही हूँ। तुम दोनों ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है, ताकि मेरी दुकान में ग्राहक ना आए। लेकिन मैं विमला हूँ, विमला, इसका बदला तो लेकर रहूंगी। अरे काकी, आप कहती है तो मैं कहीं और दुकान लगा लूंगी। अरे सुनिए तो। अरे विमला काकी, आप सुन भी रही हैं? विमला वहाँ से चली जाती है। इधर चंदा के मालपुओं को खाने के लिए लोग आने लगते हैं और गांव वालों को चंदा के मेवे वाले मालपुए काफी पसंद भी आते हैं। लेकिन अगले ही रोज जब सुबह सुबह चंदा अपनी रेडी लगाकर दुकान लगाने आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ढेर सारा कूड़ा रखा हुआ है। अरे ये कूड़ा कौन डाल गया यहाँ, जबकि सबको पता है मैं यहाँ अपने मालपुए की दुकान लगाती हूँ। अरे बहू, ये क्या, अब तू अपनी दुकान कहाँ लगाएगी? अरे ये जिसने भी किया ना, बहुत गलत किया तेरे साथ। कोई बात नहीं काकी, अभी तो शुरुआत है। मेरी और मेरी दुकान के बीच अभी ऐसे और कई समस्याएं आने वाली है। लेकिन मैं भी एक मजदूर की बेटी हूँ जो कभी भी मेहनत करना नहीं छोड़ती, चाहे उसे कितना भी नुकसान उठाना पड़े। विमला अब चंदा की ये बात सुनती है तो उसे एहसास होता है कि वो गलत आदमी से पंगा ले रही है। चाहे वो चंदा के रास्ते में लाख समस्या खड़ी कर दे, लेकिन उसका हल चंदा निकाल ही लेगी। देख बहू, मुझे पता है तू बहुत मेहनती है और मैं तुझे कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ, और ना ही मेरी तुझसे कोई दुश्मनी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू मेरी दुकान की जगह खाली कर दे। मैंने तो उसी दिन कहा था कि आप अपनी दुकान यहाँ लगा लीजिए, मैं अपनी दुकान आगे लगा लूंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो मैं ये कूड़ा अभी साफ करवा देती हूँ, क्योंकि ये कूड़ा तो मैंने ही फैलाया था। अब विमला ने जहाँ चंदा की दुकान हटवाने के लिए कूड़ा रखा था, वहाँ से वो कूड़ा हटाती है। लेकिन अभी भी मुसीबत टली नहीं थी। अब मुखिया अपने आदमियों को लेकर गांव में आता है। इस बार गांव में होली का जश्न आने वाला है, तो कोई भी अपनी दुकान नहीं लगाएगा। अरे ओ बिमला काकी, अपना ये तामझाम समेटो और घर जाओ, आराम करो। और हरिया की पत्नी, तुम भी जाओ। 1 मिनट, ये क्या है? मालपुए की दुकान? अरे ये तो मेरा मन पसंदीदा है। ये मेरी दादी बनाया करती थी। जब से वो चली गई, मुझे तो ये नसीब ही नहीं हुआ। आप ले सकते हैं, मैं अभी गर्मा गर्म मालपुआ बना देती हूँ। अरे हरिया की पत्नी, जल्दी से देना। अरे मेरे तो मुंह में पानी आ गया। ला ला। मुखिया को चंदा के हाथ का मालपुआ बहुत पसंद आता है और तो और गाँव में होली के होने वाले उत्सव में अपनी तरफ से चंदा को 10,000 रुपए देता है गाँव के लोगों के लिए मालपुआ बनाने के लिए, और विमला को भी कुछ पैसे देता है ताकि उत्सव में आए लोगों का रंग गुलाल और खाने की दिक्कत ना हो। और होली का उत्सव तो अच्छे से निप जाता है, लेकिन चंदा को मालपुए की दुकान से अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है। लतिका के पराठे पूरे दिल्ली के मशहूर पराठे थे। यहाँ पर लोग दूर दूर से पराठे खाने ही आया करते। लतिका अपने पति के साथ मिलकर अलग अलग तरह के पराठे बनाती थी, जो कि लोगों को काफी पसंद आते। हर रोज सुबह सुबह यहाँ भीड़ लग जाती। पराठों का काम काफी अच्छा चल रहा था। लतिका दुकान बंद करके घर जाती है तो देखती है वहाँ उसका पति देव था, जिसे काफी चोट आई थी। अरे आपको क्या हुआ? आपको इतनी सारी चोटें कैसे लगी? मैं मंडी से आलू लेके आ रहा था, तभी रास्ते में एक गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया मेरा और चोट लग गई। आपने कुछ कहा क्यों नहीं उस गाड़ी वाले को? अरे ऐसे कैसे चला रहा था वो गाड़ी? उसकी कोई गलती नहीं है, वो तो सामने से पता नहीं कैसे एक गाय आ गई, जिसके कारण उसका बैलेंस बिगड़ गया और मेरे साथ यह हादसा हो गया। लेकिन वो आदमी बुरा नहीं था, वो बहुत अच्छा था। उसने मेरी मदद की, मरहम पट्टी करवाई और मुझे घर तक छोड़ के गया है। अच्छा, लेकिन आपको तो काफी ज्यादा चोट आई है और सर्दियों का मौसम भी आ रहा है, जिसमें हमारी सबसे ज्यादा बिक्री होती है। हाँ, इस बात की चिंता मुझे भी है कि अब काम कैसे चलेगा। मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं कुछ कर पाऊंगा। लतिका, दुकान तुम्हें संभालनी पड़ेगी कुछ दिनों तक। क्या मैं दुकान संभालूं? लेकिन मैं कैसे? आपकी गैर मौजूदगी में दुकान संभालना एक बात है और आपके बिना पूरे 1 महीने तक दुकान संभालना दूसरी बात है। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? क्यों नहीं कर सकती तुम? हाँ, अरे आज भी तो तुमने ही संभाला है ना दुकान को, और मुझे पता है कि तुम ना मुझसे भी अच्छा संभाल सकती हो दुकान को। तुम कर पाओगी, मुझे यकीन है तुम पर। तुम समझ नहीं रहे हो देव, बहुत बड़ी बात है ये जो तुम मुझे बोल रहे हो।
लतिका, अगर दुकान कुछ दिनों के लिए बंद हो गई ना तो शायद आगे कभी खुल भी ना पाए, इसलिए अब तुम्हें संभालनी होगी दुकान। लतिका देव की बात मान लेती है और अब लतिका देव के बदले पराठे की दुकान संभालने लगती है। लतिका के हाथ के पराठे लोगों को पसंद आने लगे थे और हर कोई उसे पराठे वाली भाभी कहा करता। धीरे धीरे काम और भी अच्छा चल रहा था। कुछ दिनों बाद समर अपने घर से निकलता है और सीधे अपने दोस्त विशाल के घर जाता है। विशाल, आज चलना है या नहीं? अरे भाई, मैं तो तेरा कब से इंतजार कर रहा था कि तू कब आएगा और कब हम जाएंगे। आज तो भाभी के हाथ के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। अरे भाई, भाभी जी के हाथ के पराठे का ना कोई जवाब नहीं है। दिल्ली में सबसे ज्यादा मुझे ना भाभी जी के हाथ के पराठे लगते हैं। अरे दिल्ली में हर जगह के पराठे खाए मैंने, लेकिन क्या बताऊं यार, भाभी जी के हाथ के जो पराठे में स्वाद है ना, वो तो कहीं नहीं मिलता मुझे। हाँ तो चलना, फिर बातें क्यों कर रहा है? चलना, चलकर कुछ खाते हैं। मैंने तो कल से कुछ नहीं खाया है। तूने बताया था कल का प्लान है भाभी के हाथों के पराठे खाने हैं, तब से कुछ नहीं खाया। भाई, मेरे मुंह की तरफ देखने से ना तू पहुंच नहीं जाएगा। चुपचाप से बाइक निकाल चल। मैं अभी ना माँ को मस्का ला के कुछ पैसे लेकर आता हूँ। अरे जान पहचान है भाभी जी से, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाभी जी हमें फ्री में खिलाएंगी पराठे। दोनों दोस्त बाइक से पुरानी दिल्ली के मशहूर पराठे वाली भाभी लतिका के पास पहुंच जाते हैं। क्या बात है, आज तो तुम दोनों बड़े दिनों बाद आए हो। पराठों की याद नहीं आई या भाभी जी से किसी बात पर नाराज हो? यहाँ का रास्ता भूल ही गए तुम दोनों तो। भाभी जी, ये कैसी बात कर रही हो आप? आपके पराठे जो कोई खा ले वो क्या भूल जाएगा? ऐसा कभी हुआ नहीं, ना ही ऐसा होगा। वो तो टाइम नहीं मिलता इसलिए आ नहीं पाते। अच्छा जी, तो टाइम नहीं मिलता फिर आज कैसे भूले बट के यहाँ आना हो गया? भाभी जी, आपके हाथ के पराठे खाने का मन किया तो बाइक निकाल के हम यहाँ आ गए, और आप हो कि हमें ताने दे रही हो। अरे तानों से पेट भरोगी क्या हमारा, या फिर कुछ खाने को दोगी? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेंगे। बताओ कौन से पराठे खाने हैं? मेरे लिए तो आलू प्याज का पराठा बना दो, और हाँ, माखन भी दे देना भाभी जी। अपने पति के एक्सीडेंट के बाद से लतिका ने अच्छे से दुकान संभाल ली थी। यहाँ तक कि अब लोग लतिका के हाथ के पराठे ही ज्यादा अच्छे से खाने लगे। एक रात लतिका घर आती है और अपने पति से कहती है, अब तो हमारे पराठे का काम और भी अच्छा चल रहा है और यहाँ आपकी तबीयत भी ठीक हो रही है। अब तो आपकी चोट भी काफी हद तक ठीक हो गई है ना? हाँ, अब तो पहले से ठीक है। लग रहा है कुछ ही दिनों में मैं भी काम संभाल पाऊंगा। अच्छा है, मैं भी यही सोच रही थी कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ और अपना काम संभालो। कुछ दिनों के बाद देव बिल्कुल ठीक हो जाता है और अब देव पराठे की दुकान को संभालने लगता है। लेकिन देव के बनाए पराठे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे थे और लोग देव के मुंह पर ही पराठों की बुराई कर रहे थे। तभी एक औरत आती है और देव से पराठा मांगती है। देव उसे पराठा देता है और जैसे ही वो औरत पराठा खाती है तो उसका मुंह बन जाता है और वो बोलती है, आप लोगों का काम जरा सा भी क्या चलने लग जाए? आप लोग तो अपनी औकात दिखा देते हो ना। क्या हुआ बहन जी, आप ऐसे क्यों कह रही हो? आपको पराठे अच्छे नहीं लगे क्या? अच्छा, तुम इसे अच्छे पराठे कहते हो? अरे इससे अच्छा तो तुम अपनी दुकान बंद कर दो। वो औरत कहाँ गई जो पराठे बनाती थी पहले? उसके पराठों में कितना स्वाद था। हर कोई देव के बनाए पराठे की बस बुराई कर रहा था, कमियां निकाल रहा था। देव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उदास होकर घर आता है। अरे क्या हुआ, आप उदास क्यों लग रहे हो? किसी ने कुछ कहा क्या? कुछ हुआ क्या दुकान पर? होना क्या है, तुम इतने दिनों से दुकान संभाल रही थी जिसके कारण सबको तुम्हारे हाथ के पराठे ही पसंद आने लग गए, और आज जब मैंने बना के बेचा तो लोगों से सिर्फ बुराई सुनी अपने लिए। इसका मतलब आज बिक्री नहीं हुई हमारी? जो लोग पराठे खाने आए थे ना, उन्होंने पैसे तो दे दिए, लेकिन पैसों के साथ सुनाया भी बहुत, और कह रहे थे कि जो पहले बनाती थी वो बहुत अच्छा बनाती थी, और आप बिल्कुल अच्छा नहीं बनाते, आपको दुकान बंद कर देनी चाहिए। आप निराश मत हो, लोगों का क्या है, 4 दिन बाद तो सब भूल ही जाते हैं। आप ही पराठे बेचना, लोगों को धीरे धीरे आपके बनाए हुए पराठे पसंद आने लग जाएंगे, आप देखना। वैसे जिस बात से इतना निराश हो रहा हूँ मैं, वो तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अरे हम एक और दुकान खोल सकते हैं जहाँ मैं आलू के पराठे बेचूं, और तुम इसी दुकान पे ना आलू के पराठे बेचना। क्या मतलब, हम दोनों ही पराठे बेचे? हाँ देखो, अभी हमें अपने परिवार को आगे बढ़ाने में बहुत दिक्कत होती है, और अब परिवार आगे बढ़ेगा तो मुश्किलें भी आएंगी। अगर हम दोनों मिलके कमाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। देव लतिका को पूरी बात समझा देता है। अब दोनों मियाँ बीवी मिलकर अलग अलग पराठे की दुकान चला रहे थे।
सब अच्छे से हो रहा था। तभी कुछ लतिका की दुकान पर लोग आते हैं और लतिका से बदतमीजी करते हैं। लतिका अकेली होती है और इस बात का फायदा वही उठा रहे थे। तभी समर और विशाल वहाँ आते हैं। ए, कौन हो तुम लोग और भाभी जी को क्यों परेशान कर रहे हो? समर पता नहीं ये कौन है, अचानक से दुकान में घुस आए और परेशान करने लग गए। इनको मैंने कई बार मना किया लेकिन ये मेरी बात सुन ही नहीं रहे हैं, बस अपनी मनमानी करे जा रहे हैं। अरे ओ समर भाई, तेरे क्या फूफा के बेटे हैं जो तू इतने प्यार से बातें कर रहा है? अबे इनको तो इनकी भाषा में समझ में आती है हर चीज। भाभी जी को परेशान किया तो किया कैसे इन लोगों ने, इनको तो सबक मैं सिखाऊंगा। वो दोनों मिलकर उन लड़कों को बहुत मारते हैं और दुकान से बाहर करते हैं। जिसके बाद लतिका देव को कॉल करती है और देव तुरंत अपना काम धंधा छोड़कर आता है। क्या हुआ लतिका, तुमने मुझे अचानक से यहाँ क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? देव भाई ठीक तो यहाँ कुछ नहीं है, भाभी जी को देखकर कुछ बदमाश आ गए थे इनको परेशान करने के लिए। वो तो अच्छा हुआ सही समय पे हम आ गए, वरना कुछ ऊपर नीचे हो जाता तो दिक्कत हो जाती। हाँ भाई, आप भी यहाँ रहो और भाभी जी को भी यहाँ रहकर काम करने में आसानी होगी और किसी की हिम्मत भी नहीं होगी जो भाभी जी को परेशान कर सके। देव, ये बच्चे सही कह रहे हैं, 2 पैसे कम कमा लेंगे लेकिन सुकून से तो काम कर ही पाएंगे ना। अब देव भी लतिका के साथ दुकान में ही रहता है और दोनों एक दूसरे का हाथ बटाते हैं और काम भी आसान होता है और दोनों खुशी खुशी रहते हैं। पलक एक ऐसी लड़की थी जिसका गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर रहता। हर कोई उसकी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था। वो जहाँ एक तरफ गुस्से वाली थी, वहीं दूसरी तरफ उसके ससुराल वाले एकदम शांत स्वभाव के थे, जो कभी भी कोई भी कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए, वो लोग हमेशा शांत रहा करते, कभी गुस्सा नहीं करते थे। माँ जी, एक बात बताइए, जब आपको पता है कि मुझे बिन एसी के नींद नहीं आती है, तो आप मेरे रूम की एसी क्यों बंद कर देती हैं? सुबह उठते ही दिमाग खराब हो जाता है और कुछ नहीं। भाभी, आप ये 2 सींग वाली बहू कहाँ से पकड़ कर लाई? जब देखो जब आग बबूला होती रहती है, कभी शांत नहीं रहती। सिंह? कहाँ है सिंह? मेरे सर पर कोई सिंह नहीं है। क्या बोल रही है बुआ जी आप? लो, बस यही देखना बाकी रह गया था। ये तो सच में अपने सर पे देखने लगी। ऐसा लग रहा है कि सच में इसके सर पे सींग है। बुआ जी, अभी आपने तो कहा कि मेरे सर पर सींग है, तभी तो मैंने देखा, लेकिन मुझे तो कहीं भी सींग नहीं दिखी। पागल लड़की, तू कोई गाय या बैल थोड़ी है जो सच में सींग निकल आएगी। मैंने तो एक कहावत बोली है जो गांव में बोलते हैं, जो सींग तुझे निकली है वो दिखती नहीं है, वो सिर्फ एक ताना मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब आप मुझे ताना मार रही हैं? हाँ, तभी मैंने तुझे 2 सींग वाली बहू बोला, क्योंकि तेरे सर पर दोनों तरफ गुस्से के सींग निकले हुए हैं। जिसे भी गुस्से से देख ले वो तो पक्का सींग मार के ही छोड़ेगी। बात सुनकर पलक बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने पति को जवाब देने जा ही रही थी कि तभी उसका पति हॉल में आ जाता है और अपनी पत्नी को गुस्से में लाल देखकर कहता है, अरे ओ, गुस्से में क्या देख रही हो हैं? ऐसे क्यों देखे जा रही हो सबको? खा जाओगी क्या? हाँ बोलो ना, खाओगी? अरे नाश्ता बनाने का टाइम है और पता नहीं ऐसे घूरे जा रही हो सबको। हाँ क्यों नहीं, आप लोगों को मैं तो हैवान ही दिखाई देती हूँ ना, इसलिए इंसान को खा जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो गलती से मुंह से निकल गया बस। आपको तो मैं अभी बताती हूँ, जरा रुक जाइए आप बस। अरे बस करो तुम दोनों, जब देखो लड़ने के बहाने ढूंढते रहते हो। बहू के कमरे का एसी किसी ने बंद कर दिया था तो बहू उसके लिए सब पर गुस्सा कर रही है। अरे बस बस, सब पे गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। वो एसी मैंने बंद की थी। वो रात में मुझे ना कुछ तबीयत सही नहीं लगी और ठंड भी लग रही थी तो बंद कर दिया। अच्छा, तो ये हरकत तेरी है और बहू कब से हमें सुनाई जा रही है। जब तू कमरे से निकल रहा था तो एसी चला देता ना, बिना किसी बात के तमाशा हो गया सुबह सुबह। अरे माँ, पहले दिन कर रही है क्या तमाशा? अरे रोज का हो गया इसका, रोज किसी न किसी बात को, किसी न किसी चीज को लेके तमाशा करती रहती है। इसकी तो आदत हो चुकी है अब। सागर अपनी बात खत्म करके अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन पलक के गुस्से में कोई दुहार नहीं होता, बल्कि वो वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ जाता है। उसके ससुराल वाले उसके गुस्से से बहुत ज्यादा परेशान रहा करते। वो उसे बहुत ज्यादा समझाया करते, पर उस पर किसी भी बातों का कोई असर नहीं होता। एक दिन वो अच्छे से तैयार होकर सबके साथ पार्टी में जाती है, जिसमें पलक बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी।
तभी एक मासूम सा बच्चा भागते हुए पलक से टकरा जाता है, जिसके हाथ में एक जूस का ग्लास था, जो पलक की साड़ी पर गिर जाता है। तभी पलक का चेहरा एक बार फिर से गुस्से में लाल हो जाता है। अबे ओ अंधे की औलाद, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? मेरी पूरी की पूरी साड़ी खराब कर दी। देखकर नहीं चल सकता, अंधा कहीं का। अरे गंदी मुंह वाली आंटी, कान छोड़ दे, दर्द हो रहे। अरे मैं अपनी मम्मी को बोल दूंगा। अरे मम्मी कहाँ चली गई? अरे बेटे को मार देगी, ये कहाँ हो आप? पलक ये क्या कर रही हो? छोड़ दो इसे। अरे अरे छोड़ो इसे। अरे दर्द हो रहा है इसे। बच्चा है यार, छोड़ दो यार। सागर सही कह रहा है, बहुत छोटा सा बच्चा है वो। अगर उसकी माँ आ गई तो फिर बिना बात के तमाशा हो जाएगा। नहीं माँ जी, बिल्कुल भी नहीं। इसने मेरी पूरी साड़ी खराब कर दी। आपको पता है ये साड़ी कितनी महंगी आती है? अरे बहू, मैं तुझे दूसरी साड़ी ला दूंगी, वो भी इससे महंगी, पक्का। अब जाने दे, तमाशा मत कर, सब हमारी तरफ घूर रहे हैं। अरे गंदे मुंह वाली आंटी, आने दो मेरी मम्मी को, तब आपको बताता हूँ आपने मेरे कान कैसे खींचे। बच्चा बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से रोने लगता है और तभी उसकी माँ वहाँ आती है और देखती है कि पलक ने उसके बच्चे का कान बेरहमी से पकड़ा हुआ था और वो पलक को जोरदार धक्का देती है। तभी वो मुंह के बल जमीन पर गिर जाती है। तूने मुझे धक्का मारा? तेरी इतनी हिम्मत? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे के कान खींचने की? ये सोच, मैंने सिर्फ तुझे धक्का मारा है, तुझ पर हाथ नहीं उठाया। इतने छोटे बच्चे के कान खींचते हुए तुझे शर्म नहीं आई? अच्छा, मैंने कान खींचे तेरे बच्चे के तो मुझे शर्म आनी चाहिए। और तेरे बच्चे ने इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, उसका क्या? तू देगी पैसे? एक साड़ी के लिए तूने मेरे बच्चे को तकलीफ दी। ये ले अपने साड़ी के पैसे, ले लियो अपने लिए नई साड़ी, पत्थर दिल औरत कहीं की। कीर्ति पलक के गुस्से का मुंह तोड़ जवाब देकर चली जाती है और पलक को ये देखकर और ज्यादा गुस्सा आता है और वह जैसे ही कीर्ति को जवाब देने जाने लगती है, तभी सागर उसे रोक लेता है और गुस्से भरी आवाज में उससे कहता है, अरे बंद कर दो तमाशा, घर चलो आप चुपचाप से। मैं यहाँ आप लोगों के साथ आया था, सोचा था इज्जत बनेगी, लेकिन नहीं, यहाँ तो मेरी इज्जत बर्बाद कर दी मेरी पत्नी ने। अब घर चलो, अब चलो ना घर, क्या मुंह देख रहे हो? अब सागर सबके साथ घर आ जाता है और पलक से कोई बात नहीं करता। तभी ये सब देखकर कल्पना पलक को ताना कसती है। भाभी, आप मानो या ना मानो, लेकिन ये 2 सींग वाली बहू आपकी पूरे मोहल्ले में एक दिन नाक कटवा के रहेगी। अपने गुस्से के चलते ये सबको अपना दुश्मन बना देगी। बात करना तो दूर, कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। कल्पना, आज के लिए बहुत सुना लिया है तूने और बहुत तमाशा भी कर लिया है। अब कुछ भी मत बोलो और सभी जाओ अपने कमरे में। हाँ हाँ जाओ, आपकी ही बहू है, आपको ही रहना है इसके साथ, मुझे थोड़ी ना रहना है, चाहे गुस्से वाली हो चाहे जैसी हो। कल्पना अपने दिल की भड़ास निकाल कर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद इस तमाशे को देखकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं। कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन पलक बहुत सारे पैसे एक आदमी को दे रही थी। तभी सागर वहाँ आता है और उसे देखकर आदमी वहाँ से भाग जाता है। एक बात पूछूं तुमसे, कि हमारे घर के पीछे रहने वाला लड़का जो कार ठीक करता है, ये वही है ना? हाँ, ये वही है। आपका दिमाग तो बहुत तेज है, एक बार में ही पहचान गए। हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन कर क्या रहा था यहाँ पर, और तुम्हें क्या काम था इससे? अरे कोई खास काम नहीं था इसे। मैंने इसे 2 लाख रुपए दिए थे डबल करने के लिए, वो भी 2 महीने में। अरे पागल वागल हो गई हो क्या? अरे पूछ तो लेती मुझसे, इतनी बड़ी रकम उसे दे दी। अरे बीवी हो मेरी, दुश्मन थोड़ी हो, एक बार तो पूछ सकती थी। हरकतें तो आपकी दुश्मनों वाली है। और अभी आपने क्या कहा? मैं गुस्सा करती हूँ? मतलब मैं गुस्सा करती हूँ? और भी बहुत कमियां हैं मुझमें। बताइए ना, अब और कौन सी कमियां हैं मुझमें? तो तुमको क्या लगता है तुम गुस्से में ये सब बोलोगी और अपनी बात छुपा लोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तुमसे नहीं डरता, मतलब डरता हूँ लेकिन थोड़ा बहुत डरता हूँ यार। मुझे तो लगता था तुम सिर्फ गुस्सा करती हो, लेकिन तुम इतनी बड़ी पागलपंती भी कर सकती हो। अरे यार सोचती तो एक बार। मैंने जो भी किया है ना, सब सही किया है। आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सही भाई कुछ नहीं किया है, जाओ वापस पैसे लेकर आओ, बैंक में जमा करवा लेंगे, आगे काम आएगा। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, समझे आप? ये मेरे पैसे हैं, मैं चाहे जो करूं, आपको मेरे पैसे से कोई मतलब नहीं होने चाहिए। पलक अभी भी गुस्से में अपने पति को जवाब देकर वहाँ से चली जाती है।
सागर को उसका बर्ताव बहुत ज्यादा अजीब लगता है। तभी एक दिन पलक जब हॉल में टीवी देख रही थी, तभी उसकी पड़ोसन कंचन रोते हुए वहां आती है। हाय हाय आरती बहन, मैं तो बर्बाद हो गई। वो लड़का मुझे लूट ले गया। अब क्या होगा मेरा? मैं तो मर ही जाऊंगी। ऐसा क्या हो गया तुम्हारे साथ कंचन बहन, जो ऐसे निराशाजनक बातें कर रही हो तुम? आरती बहन, जो हमारी गली के पीछे कार रिपेयरिंग की शॉप है ना, वहाँ एक लड़का बैठता है। उसने मुझे पैसे डबल करने का बोलकर 3 लाख रुपए ले गया। आज जब मैं पैसे लेने गई तो पता चला वो शॉप बेचकर ही भाग गया। क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो ऐसे कैसे भाग सकता है? नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं भाग सकता है बहू? आजकल लोगों का क्या भरोसा होता है। पैसे के मामले में तो बिल्कुल भरोसा करने लायक नहीं है। लेकिन तू इतनी परेशान क्यों हो रही है? माँ जी, वो माँ, ये क्या, हम भी परेशान होंगे। अरे पता है आपको, इसने उस लड़के को 2 लाख रुपए दिए थे और कहा था डबल कर दो। मैंने मना किया था लेकिन नहीं मानी। माँ, आपको याद है दादाजी कहा करते थे ना, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, वही हुआ इसके साथ। पलक अपने गुस्से के कारण अपना बहुत ज्यादा नुकसान करवा लेती है, जिसका अफसोस उसको बहुत ज्यादा होता है। जिसके बाद वो ये कोशिश करती है कि वो अब गुस्सा नहीं करेगी और अपने गुस्से पर काबू रखेगी। निर्मला एक स्कूल में टीचर थी। वो कई सालों से वहाँ के बच्चों को पढ़ाती थी और स्कूल खत्म होने के बाद बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। निर्मला एक रात काफी लेट घर आती है। वहाँ उसका पति भानु निर्मला का इंतजार कर रहा होता है। भानु कहता है, अरे ये रात को कौन सा स्कूल है जो खुला रहता है? अरे कौन सी नौकरी कर रही हो तुम? अरे घर आने का कोई टाइम है कि नहीं? वो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो आज उन्हें मैं ज्यादा पढ़ा रही थी। अरे ज्यादा पढ़ाने से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, तो इतना पढ़ा कर क्या होगा? अच्छा, बात की क्या तुमने उन बच्चों के माँ बाप से कि ट्यूशन की फीस को तुम बढ़ाने वाली हो? मैंने बात नहीं की। जब मैं होम ट्यूशन पढ़ाने गई थी तो बच्चों के माँ बाप की बात सुनी कि उन लोगों को अभी पैसों की बहुत परेशानी है, इसलिए मैंने उनसे कुछ कहा ही नहीं। अरे तुम क्या सच में इतनी बड़ी पागल हो क्या? है बुढ़ापे के साथ दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अरे उन लोगों को परेशानी थी तो मैं ऐसे कैसे उन्हें बोल देती कि मेरी ट्यूशन की फीस बढ़ा के देना। अरे तुम्हारे पास कोई 1-2 बच्चे ट्यूशन पढ़ने के लिए थोड़ी आते हैं। अरे ढेर सारे बच्चे आते हैं, ढेर सारे बच्चों को पढ़ाती हो। और वैसे परेशानी किसे नहीं होती? हम लोगों को भी तो पैसे की दिक्कत होती है ना, लेकिन हम तो किसी का हक नहीं मारते। देखो, अब की बार उन्हें साफ साफ बोल दो कि फीस को बढ़ाया जा रहा है और बच्चों को पढ़ाना है तो भेजे, नहीं तो कहीं और देखे। जी ठीक है, मैं एक और बार बात करके देखती हूँ क्या होता है। बात करनी है? अरे क्या बात करनी है? बात कुछ मत करो, बस बता दो कि फीस को बढ़ा दिया गया है। अगर पढ़ाना है तो पढ़ाओ, वरना कहीं और जाओ। अच्छा, मुझको बहुत भूख लग रही है तो कुछ खाने को ले आओ, फिर खा के सोना भी है। वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है। निर्मला एक अकेली कमाने वाली थी। निर्मला का बेटा अमित और पति भानु दोनों ही बेरोजगार थे। निर्मला अपने पति से काफी ज्यादा डरती थी, इसलिए उसका पति जो कहता निर्मला वही करती। ऐसे ही कुछ दिनों बाद तीनों लोग हॉल में बैठे थे। तभी निर्मला कहती है, मैं क्या कह रही थी अमित के पापा, अब तो हमारा बेटा अमित बड़ा हो गया है, शादी लायक हो गया है। क्यों ना अब हम अमित के लिए लड़कियां देखना शुरू कर दें। अभी से देखेंगे तभी तो मिलेगी कोई अच्छी सी लड़की। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। और हाँ, लड़की जो भी देखो नौकरी वाली तो होनी चाहिए। माँ, पापा, आप लोग ने लड़कियाँ मत देखना मेरे लिए, क्योंकि मैंने खुद देख ली है। अरे क्या बोले जा रहे? लड़की देख ली तूने? अरे बेअकल, अपनी माँ की तरह हो गया तू भी, लड़की देखेगा है? अरे एक पड़ेगा उल्टे हाथ का तो लड़की भूल जाएगा तू। हमें लड़की नौकरी वाली चाहिए जो कमा के लाए घर में, समझा निकम्मा?
हाँ जी पापा, मैं आपकी बात को बहुत अच्छे से समझता हूँ। इसीलिए मैंने जो लड़की पसंद की है ना, वो आपको भी पसंद आ जाएगी, क्योंकि वो एमएनसी कंपनी में जॉब करती है और उसकी तनख्वाह है 1 लाख रुपए। ये हुई ना मेरे बेटे वाली बात, लेकिन तुझ निठल्ले से कोई लड़की पट कैसे गई? तुझे मिली कहाँ? पापा ऐसे मत समझो मुझे, बस मैं ज्यादा लड़कियों को भाव नहीं देता, वरना लड़कियां तो मेरे आगे पीछे घूमती है। कमी नहीं है मुझे लड़कियों की। अरे चल चल, अपने बाप को मत सिखा। और हाँ, उस लड़की से शादी की बात कर जल्दी से। उसके माँ बाप से मिलने के लिए मेरा तो दिल बेकरार हो चुका है। जल्दी से उसे बहू बना दे हमारी। लेकिन ऐसे कैसे? अभी तक तो हम उस लड़की से मिले भी नहीं हैं। जरूरी थोड़े है वो हम लोगों की सुनेगी, और जैसे मैं आपकी बातें मानती हूँ वो भी अमित की बातें मानेगी। अरे तुम तो चुप ही रहो। कुछ भी अच्छा होता है तो बोलने लगती हो बीच में, और जब बोलती हो तो उल्टा ही बोलती हो। अरे इतनी अच्छी नौकरी करने वाली, अरे लक्ष्मी लाने वाली बहू मिल रही है, और तुम हो कि पता नहीं क्या बोले जाती रहती हो। और हाँ, थोड़ा बहुत बोल भी देगी तो सुन लेंगे। अरे पैसे तो आ रहे हैं ना। भानु निर्मला को बिल्कुल चुप करवा देता है और अमित की बताई लड़की रूही से परिवार मिलता है। भानु को तो पहले से ही लड़की पसंद थी, इसलिए जल्दी से अमित और रूही की शादी हो जाती है। शादी के बाद रूही अपनी सास की तरह ससुराल का भी काम करती है और बाहर नौकरी भी करती है। ऐसे ही कुछ दिन बाद रूही बहुत थक कर घर आती है। माँ जी, मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैं नहीं करने वाली कोई काम, और कल तो छुट्टी भी है, आराम करूँगी। लेकिन बहू, ये सब तेरे ससुर जी देखेंगे तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगेगा? अरे मैं बाहर जाती हूँ, काम करती हूँ, थक गई तो अब क्या आराम भी ना करूँ? उनका क्या है, घर पर बस मुफ्त की रोटियाँ तोड़ते हैं, एक काम नहीं करते दोनों बाप बेटे। अरे अरे बहू, धीरे बोल। दोनों में से किसी ने सुन लिया तो घर में कलेश हो जाएगा। क्या कलेश? माँ जी गलत क्या बोला? अमित और ससुर जी कोई नौकरी करते ही नहीं है और घर का एक भी काम नहीं करते। मैं तो बहुत परेशान हो गई हूँ। अब घर का सारा काम हम अकेले तो नहीं कर सकते हैं ना, उनको भी तो हमारी मदद करवानी चाहिए ना घर के कामों में। बहू, तेरे ससुर जी ऐसे ही हैं। वो घर का काम नहीं करते और उन्हें देखकर अमित भी ऐसा हो गया है। माँ जी आपने तो सुधारा नहीं है, लेकिन मैं तो सुधार कर ही रहूंगी। अरे ये कोई बात थोड़ी ना होती है। माँ जी अब तक आपने अपने पति की सुनी है ना, तो बस अब शांति से मेरी सुन लेना। जो कहूँ ना वो ही करना अब से। रूही को अपने ससुर और पति की ये आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और अब वो अपनी सास के साथ मिलकर अपने पति और ससुर को सिखाने की सोचती है। कुछ दिनों बाद निर्मला और रूही दोनों ही घूमने के लिए चले जाते हैं और 2 दिन बाद घूमकर वापस आते हैं। ये क्या है? अरे तुम दोनों कहाँ चले गए थे? अरे हमें कुछ बताया भी नहीं। अरे घर के काम कौन करेगा? अरे किसी ने हमारे बारे में सोचा नहीं कि इन दोनों का क्या होगा? पापा जी, माँ जी को उनके स्कूल की तरफ से घुमाने ले गए थे और मुझे भी अपने ऑफिस की तरफ से एक मीटिंग के लिए शहर जाना था, इसलिए हम वहाँ गए थे। तो तुम दोनों ने ये नहीं सोचा कि हम दोनों यहाँ कैसे रहेंगे और हमें कुछ बताया भी नहीं? पापा जी, अब आप लोग तो कभी नौकरी करते नहीं हो, इसलिए आपको पता नहीं है ना कि ये सारे प्लान कैसे अचानक से बन जाते हैं। हमें कुछ बताने का टाइम ही नहीं मिला किसी को। अरे तो हमारे बारे में सोचती ना। अरे हमें कितनी मुश्किल हुई है, कुछ पता भी है? इसमें मुश्किल की क्या बात है? अरे आप लोग तो घर में ही रहते हो। अच्छा अमित, पापा जी हम दोनों ना बहुत थक गए हैं, आप खाना बना दो हमारे लिए भी। अरे अरे बहू, ये क्या कह रही हो? हम खाना बनाए? अच्छा हम खाना बनाएंगे तो तुम लोग क्या करोगी? नौकरी करेंगे हम। पापा जी देखो, आप लोग घर में रहते हो और कोई काम भी तो नहीं करते हो ना, और अगर काम नहीं करोगे तो शरीर में जंग लग जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि आप दोनों के शरीर में जंग लगे, इसलिए अब से आप दोनों ही घर का सारा काम करोगे। हम आपके काम में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। रूही इतना बोलकर अपनी सास के साथ अपने अपने कमरे में चली जाती है। अपनी बहू की लंबी जबान के आगे अब भानु की जबान भी नहीं चलती। धीरे धीरे अब घर का सारा काम भानु और अमित को ही करना पड़ रहा था।
पापा 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 मैं क्या करूं पापा? पापा मुझसे नहीं होता ये बर्तन धोने। अरे यार घिस घिस के हाथ दर्द हो जाते हैं यार, साफ नहीं होता रहता है। माँ और रूही तो तैयार होके ऑफिस चले जाते हैं और जूठे बर्तन छोड़ जाते हैं हमारे लिए, ताकि बेटा माजो और ऊपर से झाड़ू पोछा कटका। अरे यार इस सब से भी बाहर निकलते तो सोचना पड़ता है कि खाना क्या बनाना है। सुबह 5 बजे उठो, घर का खाना बनाओ, क्यों बनाए यार? नहीं होता हमसे यार। पापा मुझसे नहीं होगा, आपको करना है आप करो। इससे अच्छा ना हम कोई काम करते हैं, कम से कम सुबह उठ के नाश्ता मिलेगा, खाएंगे, ऑफिस जाएंगे, काम करेंगे, शाम को वापस आएंगे, तब भी खाना मिलेगा। कम से कम ये तो नहीं सोचना पड़ेगा पूरी रात कि सुबह क्या बनाना है। सुबह जल्दी उठना है, जल्दी नहीं उठे तो नाश्ता कौन बनाएगा? पापा मैं थक चुका हूँ यार, काम कर लेते हैं ना। सही कह रहा बेटा तू। आज तक घर के ऊपर हमारी हुकूमत थी तो हम आराम से रहते थे, और अब तेरी पत्नी जो आ गई, अरे हमें कुत्ता बना दिया, ना घर के रहे ना घाट के, और हमसे घर के काम करवा रही है और हम तो मना भी नहीं कर सकते। पापा मैं चला नौकरी ढूंढने और काम करने, मुझसे नहीं होता ये घर का काम। अमित और भानु दोनों ही अब अपने लिए कोई नौकरी ढूंढने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद रूही और निर्मला अपनी नौकरी के लिए तैयार होते हैं। वहीं पर अमित और भानु भी तैयार होकर आते हैं। अरे आप दोनों इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? माँ सास बहू अब नौकरी करने वाली नहीं है, अब तो हम बाप बेटे भी नौकरी करने वाले हो गए हैं। अब से ना हम दोनों काम पे जाया करेंगे। ये सच है क्या या कोई चमत्कार है? बिल्कुल सच कहा है मेरे बेटे ने। अरे बहुत काम कर लिया घर का, अब हम नहीं करने वाले कोई काम। अब बस हम नौकरी करेंगे और नौकरी से आएंगे तो आराम करेंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है पापा जी, अब आप दोनों नौकरी करने लगे हो तो घर का काम क्यों नहीं करोगे? यार कितना काम कराओगे यार, बाहर नौकरी भी करे और घर का भी काम करे। मैं और माँ जी भी तो पहले करते थे, जब हम बाहर का काम करते थे तो घर का भी तो काम करते थे ना। रूही की बात से भानु और अमित दोनों को ही अक्ल आती है और अब वो भी नौकरी करते हैं और साथ ही घर का काम भी करते हैं। राजीव अपनी पत्नी मोनिका के साथ बहुत खुश था। शादी के बाद उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। उसका काम बहुत अच्छा चलने लगा था। एक दिन वो ऑफिस से घर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है, मोनिका आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ आज मैं। जब से मेरी जिंदगी में तुम आई हो, मेरी लाइफ में सब कुछ बदल चुका है। अब मेरी तारीफ करना बंद करिए और बताइए क्या बात है, किस बात के लिए मेरी इतनी तारीफ हो रही है? इतने सालों से मोनिका हमारी जो लाखों की डील फंसी हुई थी ना, वो आज फाइनल हो गई। उसका फैसला हमारे हक में हुआ है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। इस डील के लिए आप कितने परेशान थे, कम से कम अब आप चैन से तो बैठोगे। हाँ ये तो है, मैं सच में बहुत परेशान था क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारे पैसे लगाए थे। और तुम्हें पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये कि हम वहाँ नहीं गए और हमारा काम हो गया। लेकिन वो कैसे? वो डील तो आपके नाम से थी ना? हाँ मेरे ही नाम थी, लेकिन वहाँ मेरा नाम पीछे था और वहाँ किसी और का नाम लगा हुआ था, और वो है हमारी मैडम जो हमारे ऑफिस में आने वाली है। कुछ टाइम बाद वो वहाँ का काम संभाल लेंगी। चलिए अच्छी बात है, आपको ज्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, वरना आप मुझे टाइम नहीं दे पाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है मेरी जान, मैं और तुम्हें टाइम ना दूं, ऐसा कभी हुआ है क्या? जो अब होगा मैं तो तुम्हारे लिए अपना सारा काम छोड़ के आऊंगा और तुम्हारा टाइम भी मैं किसी और को होने नहीं दूंगा, ये याद रखना। बस बस रहने दीजिए, अब इतना भी मक्खन मत मारिए। बस वैलेंटाइन डे आने वाला है, उस दिन आप मेरे साथ रहना, क्योंकि उसी दिन मेरा जन्मदिन भी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं वादा करता हूँ वैलेंटाइन डे का दिन हम दोनों साथ में मनाएंगे। अब मैं फ्रेश होकर आता हूँ। राजीव अपने कमरे में चला जाता है। तभी मोनिका राजीव की पसंद का खाना बनाकर कमरे में लेकर जाती है। दोनों आराम से बैठकर खा रहे होते हैं। तभी मोनिका की माँ सुनीता का कॉल आता है। माँ कैसी हो आप? आज कितने दिनों के बाद आपने फोन किया है? हाँ बेटी मैं ठीक हूँ, तू बता तू ठीक है ना? हाँ माँ मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा है और मैं बहुत खुश भी हूँ। तुम दोनों खुश रहो, और मुझे क्या चाहिए बेटी? अगर दामाद जी को परेशानी ना हो तो कुछ दिनों के लिए तू यहाँ रहने आ सकती है क्या? हाँ माँ क्यों नहीं, मैं आ जाऊंगी, लेकिन सब ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? बेटी सब ठीक है, वो क्या है ना कि तेरे पिताजी काम के चक्कर में कहीं बाहर जा रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा तुझे बुला लूं। तू तो जानती है ना मैं अकेले घर में नहीं रह सकती। अच्छा तो ये बात है, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं क्या हो गया। आप चिंता मत करिए, मैं राजीव जी से बात करके कुछ दिनों में आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है बेटी, अब मैं फोन रखती हूँ। सुनीता इतना कहकर फोन रख देती है, जिसके बाद मोनिका राजीव को सारी बातें बताती है।
जिसे सुनकर राजीव कहता है, और तुम चली गई तो हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे कैसे? आप चिंता मत करिए, अभी वैलेंटाइन डे में बहुत समय है, तब तक तो मैं आ जाऊंगी। अब उन्होंने सामने से बोला है तो मैं कैसे मना कर दूं? ऐसा अच्छा भी तो नहीं लगता है ना। ठीक है, लेकिन आ जाना, ज्यादा दिन रुकना मत। तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता। जी ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अब खाना खा लीजिए। अगले दिन राजीव मोनिका को लेकर उसके घर जाता है। अपने दामाद और बेटी को देखकर सुनीता बहुत खुश होती है। कुछ देर के बाद राजीव वहीं से ऑफिस के लिए निकल जाता है। जितने दिन मोनिका अपने घर रहती है, राजीव कुछ दिनों में उससे मिलने के लिए जाया करता था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं, तभी उसके ऑफिस में एक काजल नाम की लड़की आती है, जिसे देखकर राजीव के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसकी एक्स थी। ये तुम्हारा ऑफिस है? हाँ, ये ऑफिस मेरा ही है। यहाँ मुझसे ना एक लड़की मिलने आने वाली है जो बाहर कंपनी संभाल रही है। एक मिनट, तुम यहाँ कैसे? इत्तेफाक से वो लड़की मैं ही हूँ। मुझे नहीं पता था कि जिस ऑफिस में मैं इतने दिन से काम कर रही हूँ वो अपना ही कोई है। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ तुमसे मिलकर। मैं भी ये समझ नहीं पा रहा, तो इसे क्या खाक बताऊंगा मैं। अरे इसको देखते ही ना मैं दुखी हो चुका हूँ। क्या हुआ? तुम मुझे देखकर बिल्कुल सदमे में चले गए। ना चाय पी ना कुछ बोल रहे हो। मुझे देखकर क्यों परेशान हो गए क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं परेशान ही क्यों होऊंगा, वो भी तुम्हें देखकर। तुम यहाँ काम करने आई हो, काम करोगी और चली जाओगी, बस और क्या। ओके ओके, लेकिन क्या सारी बातें यहीं कर लोगे या कैबिन में भी चलोगे? काजल के कहने पर राजीव उसे अपने कैबिन में लेकर जाता है और काम की बातें करने लगता है। लेकिन काजल काम की बातों को इग्नोर करके उससे अपनी और अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करने लगती है, जिस पर राजीव बोलता है, देखो तुम मुझे पुरानी बात याद दिलाने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत आगे जा चुका हूँ और अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देखने वाला, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या तुम एक दोस्त की तरह ही मेरे साथ नहीं रह सकते हो? क्या मैं तुम्हें अब इतनी बुरी लगने लगी हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है, हम एक साथ काम करते हैं। उसको लेकर ना अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो मेरे कैबिन में आ सकती हो, वरना आना भी मत। राजीव की बात सुनकर काजल को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कैबिन से बाहर चली जाती है। दिन बीतते हैं, काजल आए दिन राजीव के पास जाने की कोशिश करती है। कभी उसके लिए खाना लेकर आती है तो कभी काम के बहाने उसके साथ समय बिताती है। इन सब चक्करों में राजीव मोनिका से मिलने उसके घर नहीं जा पाता, न ही उसे फोन करता है। राजीव का बदला हुआ रूप मोनिका को परेशान करने लगता है। तभी एक दिन राजीव को फोन करती है। हाँ मोनिका, बोलो, जल्दी बोलो, मैं थोड़ा बिजी हूँ। आप ठीक है? आप मुझसे इतना रूड होकर क्यों बात कर रहे हो? मोनिका, ऑफिस में हूँ मैं, यहाँ कैसे बात करूँ? हाँ, अरे फोन रखो, परेशान मत करो। इन्होंने आज तक मुझसे ऐसे बात नहीं की। इनको क्या हुआ है? मुझसे गुस्सा है या काम की वजह से परेशान? मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा। कुछ दिनों बाद वैलेंटाइन डे है, अचानक से पहुंचकर इनको सरप्राइज दूंगी तो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। मोनिका राजीव के बर्ताव को नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। तभी एक दिन देर रात राजीव ऑफिस के लिए घर से निकल ही रहा था, तभी काजल वहाँ आती है। तुम तो बहुत रूड हो, इतनी रात को अकेली लड़की को सुनसान सड़क पे छोड़ के जा रहे हो। सॉरी, मैंने देखा नहीं कि तुम ऑफिस में हो। मैं बहुत थक गया था, इसलिए जा रहा था। मुझे भी लिफ्ट दे दो घर तक। मैं तुम्हारे लिए कैब बुक कर देता हूँ, तुम आराम से घर चली जाना। ऐसे किसी के साथ जाना ठीक नहीं लगता है। रहने दो, मैं अकेली चली जाऊंगी, तुम्हें बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो। राजीव की बात सुनकर काजल बहुत खुश होती है और उसकी गाड़ी में बैठकर उसके साथ चली जाती है। एक दिन राजीव और काजल कॉफी शॉप में बैठे होते हैं। तभी वहाँ मोनिका की दोस्त रिया आती है और बोलती है, हाय जीजू। हाय मोनिका। सॉरी, तुम तो मोनिका हो ही नहीं। ये कौन है जीजू? ये मेरे ऑफिस में काम करती है। मोनिका अपने घर गई हुई है, उसकी मम्मी ने बुलाया था ना। ओके सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आओ तुम भी बैठो हमारे साथ। नहीं, मैं अनजान लोगों के साथ नहीं बैठती। रिया इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और मोनिका को जाके सारी बात बताती है। लेकिन मोनिका उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और वैलेंटाइन डे वाले दिन राजीव को बिना बताए घर वापस आ जाती है और वैलेंटाइन डे की सारी तैयारी कर लेती है। लेकिन राजीव ऑफिस से घर नहीं आता। तभी मोनिका ऑफिस जाती है। राजीव को काजल के साथ बाहर जाते देख लेती है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आता है। वो उनका पीछा करती है। काजल राजीव को एक रोमांटिक जगह पर लेकर जाती है और उसे प्रपोज करती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ
और लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी तुम मेरे वैलेंटाइन बन जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या? हाँ, मेरा वैलेंटाइन मेरी पत्नी है और कोई नहीं। मैं तुम्हें ये बात प्यार से समझा चुका हूँ, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो। उल्टी सीधी बातें करती हो, हरकत करती हो। अगर तुमने ऐसा कुछ दोबारा किया ना तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम एक लड़की हो। चुपचाप से दफा हो जाओ यहाँ से। जहाँ एक तरफ अपने पति की पुरानी वैलेंटाइन की बातें सुनकर मोनिका घबरा जाती है, वहीं दूसरी तरफ अपने पति की बातें सुनकर वो खुश भी हो जाती है और चुपचाप घर आ जाती है। कुछ देर के बाद राजीव घर आता है और दोनों एक साथ मिलकर अपना वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं।